ड्रामे की शुरुआत होती है एक एनिमेटेड स्टोरी से, जिसमें दिखाया जाता है कि एक घने जंगल के बहुत बड़े महल के अंदर एक सुंदर सी लड़की रहती थी। इसका सबसे बड़ा मिसहैप ये होता है कि वो शुरू से अकेली रहती थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान रहती है। एक दिन इसे ख्याल आता है कि क्यों ना इसे बाहर जाकर अपने लिए फ्रेंड तलाश करने चाहिए, इसलिए वो महल से बाहर आ जाती है। वो बाहर आकर इन्हीं बहुत सुंदर से गिफ्ट देती है, बट इसे किसी ने एक्सेप्ट तक नहीं किया होता। जब वो रीजन ढूंढती है तो इसे पता चलता है इसके साथ एक भयानक शेडो ऑफ डेथ होता है, इसीलिए लोग इसे मॉन्स्टर गर्ल कहकर पुकारते हैं। इसी कारण वो अर्थ पर रहने वाले लोगों पर बहुत गुस्सा थी और वो सारी फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहती थी। जब वो चल रही होती है, इसे एक कांटा दिखता है तो वो इसे उठाकर फिश पकड़ती है और इस पर अपना ढेर सारा गुस्सा निकालती है। जब इसका गुस्सा ठंडा नहीं होता तो वो दोबारा से कांटा पानी में फेंक देती है, पर इस बार मछली की बजाय इसके कांटे में एक लड़का आ जाता है जो कि पानी में डूब रहा होता है। वो इस लड़के के पास जाकर इसके पेट पर अपना पाँव रख देती है। इसी कारण इस बॉय के मुंह से पानी निकलता है, तो वो शेडो जिसके साथ हमेशा रहता था अचानक से गायब हो जाता है और फिर ये बॉय इसके साथ होता है। चाहे दिन हो या रात, वो हरदम इसका बॉडीगार्ड बना रहता था। एक दिन वो लड़की बहुत ही ब्यूटीफुल और सुंदर माउंटेन पर जाती है और इस बॉय से सवाल करती है, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? वो लड़का बोलता है, यस, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वो लड़की तितली को पकड़कर इसके दो हिस्से कर देती है, पर जब वो लड़का नीचे देखता है तो एक की बजाय सैकड़ों तितलियां मरी पड़ी होती हैं। ये सब देखकर वो बॉय बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। जैसे ये लड़की अकेली हो जाती है, शेडो ऑफ डेथ फिर से वापस आ जाता है और आकर इसके कान में विस्परिंग करता है, तुम्हारे साथ कोई भी नहीं रहेगा क्योंकि तुम एक मॉन्स्टर हो, ये बात तुम्हें कभी नहीं भूलनी चाहिए। फिर हमें अचानक से दिखाया जाता है कि यकदम से वो लड़की बच्ची से एक जंगल बन चुकी होती है और ये सीन जहाँ पर खत्म हो जाता है, नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक लड़के को जो कि स्कूल के प्रिंसिपल के पास बैठा होता है और इसका नाम गेंजी होता है, जबकि बाहर खड़ा लड़का इसका बड़ा भाई होता है, इसका नाम सेंगजी होता है। वो भी इसी स्कूल में पढ़ता है, पर ये एक नॉर्मल इंसान नहीं होता। वो जिस्मानी तौर पर बड़ा हो जाता है, पर इसका जहन अभी तक छोटे बच्चे जितना होता है और इसे एपिलेप्सिस के दौरे पड़ते हैं, तभी इसे स्कूल से निकाला जाता है। गेंजी अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करता है क्योंकि इसे इस बात का अच्छे से इल्म होता है कि सेंगजी एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं है। तभी वो अपने भाई को तसल्ली देते हुए बोलता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा स्कूल ढूंढूंगा। वो इसे प्रॉमिस के लिए हाथ भी आगे बढ़ाता है, पर सेंगजी अपनी दुनिया में होता है। वो गेंजी की बातों को अहमियत न देते हुए चल रहा होता है। फिर दिखाया जाता है इस लड़की को जिसकी स्टोरी स्टार्ट में बताई जाती है। इसका नाम मनियोन होता है और ये एक फेमस किड स्टोरी टेलर होती है, पर इसकी स्टोरीज नॉर्मल नहीं होती। ये हमेशा से स्केट कैरेक्टर लिखती है और इस समय मनियोन होटल में डिनर कर रही होती है कि वहीं पर एक लेडी और इसकी बेटी मनियोन के पास आ जाती हैं। वो लेडी मनियोन से बोलती है, मेरी बेटी तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है और वो तुमसे मिलना चाहती है। वो बैग से डायरी निकालती हुई मनियोन के पास रखती हुई बोलती है, इस पर ऑटोग्राफ दे दो। मनियोन इसे ऑटोग्राफ देती है। वो बच्ची बोलती है, तुम तो बिल्कुल फेरी टेल की तरह लगती हो। मनियोन इस बच्ची से बोलती है, तुम्हारा ये कहना है मैं प्रिंस की तरह हूँ और तुम प्रिटी डॉल हो। बच्ची बोलती है, मामा तो मुझे हमेशा से प्रिंस बुलाती है। इस पर मनियोन को ताव आ जाता है और बच्ची को अपने पास बुला लेती है और इसे बहुत खौफनाक स्टोरी सुनाती है और इसे स्केयर कर देती है। तब वो बच्ची चीखती हुई इसकी गोद से उतरकर बाहर भाग जाती है। इतने में मनियोन का मैनेजर ली वहाँ पर आ जाता है और इससे बच्ची की रोने की वजह पूछता है। वो इसे एडवाइस देता है कि किड के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, पर मनियोन अपनी मर्जी की मालिक होती है, वो किसी की भी नहीं सुनती। इतने में ली को कॉल आती है और वो इसे साथ चलने का बोलता है। तभी मनियोन वहाँ से नाइफ उठा लेती है और इसे अपनी फिंगर पर रखते हुए चेक करती है, तो इसे ये काफी पसंद आता है। वो इसे अपने साथ उठाकर बाहर ले आती है। वेटर का जब इससे सामना होता है, वो इसे मना करती है, ये हमारी होटल की पॉलिसी के खिलाफ है, मैम इसे वापस कर दो। और वो इसकी बात को ना सुनती हुई ये अपने बैग में डाल देती है। ली ये सब देख रहा होता है। वो वेटर के पास आ जाता है और इसे अपने वॉलेट से मनी निकाल कर वेटर को खामोश रहने का कहता है कि तुम अपनी जुबान बंद रखना। नेक्स्ट सीन में गेंजी ड्रेस चेंज कर रहा होता है क्योंकि वो मेंटल हॉस्पिटल में केयर टेकर की जॉब करता है। तभी वहाँ पर एक स्टाफ लेडी एंट्री देती हुई बोलती है कि जल्दी से हाल में आ जाइए। गेंजी जैसे ही हाल में आता है तो वो लेडी बताती है कि इस पागल लड़की ने सबका खाना चुरा लिया है और अब मजे से खुद एंजॉय कर रही है। तभी गेंजी इसके पास जाता है और वो इससे चीजें दूर करते हुए बोलता है, तुम्हें इतना सारा खाना इकट्ठा नहीं खाना चाहिए, इससे तुम्हारा स्टमक डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर गेंजी अपने नैपकिन से इसके होंठ साफ करते हुए बोलता है, दूसरों का खाना चुराना कितनी गलत बात है, तुम्हें गिल्ट फील नहीं हो रहा कि दूसरे लोग तुम्हारी वजह से हंगरी हैं। गेंजी इसे बहुत सारी एडवाइस देते हुए बोलता है, तुम मुझसे प्रॉमिस करो आइंदा कोई गलत काम नहीं करोगी। इस लड़की को गेंजी का रवैया और बातें इतनी ज्यादा अच्छी लगती हैं कि वो इसे हनी बोलते हुए गेंजी के गले लग जाती है और इसे अपनी सारी स्टोरी सुना रही होती है, पर वो पेट से इतनी फुल होती है कि सारा खाया पिया गेंजी पर उलट देती है। गेंजी का टेम्परामेंट अच्छा खासा होता है, वो फिर भी बुरा नहीं मनाता। वो जब गेंजी के सामने होती है, गेंजी हंसते
हंसते हुए बोलता है इट्स ओके। तब वो लड़की इसके फेस पर थप्पड़ मारती हुई बोलती है मेरे सामने हंसो मत, मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है। इतने में एक और पेशेंट की एंट्री होती है और वो चीख रहा होता है कि मुझे छोड़ दो, मैं पागल नहीं हूँ। गेंजी वहाँ पर जाता है, डॉक्टर से बोलता है वो कौन है। डॉक्टर से बताता है ये नया पेशेंट है और इसे एंजाइटी डिसऑर्डर भी है। इस टाइम भी इसने अपनी बेटी और खुद की सुसाइड करने की कोशिश की है पर वो बच्ची उल्टी की वजह से बच गई है और इस वक्त वो निगरान वार्ड में है। तब गेंजी परेशान हो जाता है कि वो किस तरह पेशेंट की हेल्प करे कि वो नॉर्मल पर्सन बन जाए। ये सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगले सीन में मनियोन अपने मैनेजर ली के साथ हॉस्पिटल में बच्चों को स्टोरी सुनाने जा रही होती है। जब ली को एक हॉस्पिटल से कॉल आती है, ली कॉल पिक नहीं करता। तब मनियोन इसे कॉल पिक करने को बोलती है। ये कॉल इसे साइकियाट्रिक हॉस्पिटल से आती है। वो नर्स से बोलती है मेरा नाम नानजुरी है और तुम स्पीकर ऑन कर दो। ली स्पीकर ऑन कर देता है तो वो नर्स बोलने लग जाती है कि तुम लोग कब आओगे, हम लोगों ने मिस्टर कोडिवान की सर्जरी की डेट फिक्स कर दी है पर हमें इनकी फैमिली की परमिशन की जरूरत है, तुम लोग कितना वेट कराओगे। मिस्टर कोडिवान मनियोन के फादर होते हैं और माजी में कुछ ऐसा हो चुका होता है कि वो अपने बाप से बहुत ज्यादा नफरत करती है। वो नर्स की बात को सुनकर बोलती है मेरे लिए तो वो कब के मर गए हैं, तुम लोग इसे फिर से जिंदा क्यों करना चाहते हो। मैं उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, वो मेरी तरफ से कल के मरते आज मर जाएं। अगर तुम लोग फिर भी इसे बचाना चाहते हो तो खुद घर आकर मेरे सिग्नेचर ले जाना। और फिर वो कॉल काट देती है। इतने में सीनियर नर्स जब नानजुरी से पूछती है कि तुमने मनियोन को कॉल की तो सारी बात इसे बता देती है। पार्क बोलती है तुम्हें खुद जाकर इसे मिलना चाहिए ताकि हम अपने मरीज को बचा सकें। इसकी बेटी बहुत ही खुदगर्ज है, इसने एक बार भी अपने फादर को देखना तक गवारा नहीं किया। मिस पार्क नानजुरी को बोलती है मुझे तो मनियोन का ऊपर वाला हिस्सा भी खिसका हुआ लगता है, इसलिए आज से सारी जिम्मेदारी तुम पर है कि तुम अपने पेशेंट को बचाने के लिए कुछ भी करोगी। जूरी को ये बातें दुखी करती हैं। तभी वो उठकर मिस्टर कोडवान के पास जाती है और इसके हाथ पर अपने हाथ रखती हुई बोलती है ये तो मुझे मालूम नहीं कि तुम्हारी बेटी तुमसे इतनी नफरत क्यों करती है, पर ये सब मैं जान कर रहूंगी। दूसरी तरफ गेंजी खड़ा होता है जब इसका कुलीग इसके लिए चाय लेकर आता है और इसे बताता है कि हर साल मनियोन जहाँ आती है और इससे मिलने के लिए सबको नंबर चूज करना पड़ता है। गेंजी को भी नंबर चूज करने का बोलता है और इसे एडवाइस करता है कि तुम 3rd नंबर सेलेक्ट करना। गेंजी बोलता है मेरा फेवरेट नंबर 4 है और फिर वो अपने बड़े भाई को कॉल करता है जो कि मनियोन का बहुत बड़ा फैन होता है। वो इसकी स्टोरीज को पैन करता है। गेंजी बोलता है आज हमारे हॉस्पिटल में मनियोन आ रही है, वो बच्चों को स्टोरी सुनाएगी। इस पर सेंगजी हलड़बाजी से उठ खड़ा होता है। तब गेंजी बोलता है रुक जाओ वहीं पर, तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें वहाँ पर अलाउड नहीं है। सेंगजी जब बहुत ज्यादा जिद करता है तब गेंजी बोलता है तुम्हें ऑटोग्राफ चाहिए या तुम्हें मनियोन से मिलना है। तब सेंगजी बोलता है नहीं मुझे ऑटोग्राफ चाहिए। गेंजी बोलता है ओके मैं तुम्हारे लिए लाने की कोशिश करूंगा और फिर सेंगजी इसका फोन काट देता है। तभी हम देखते हैं कि मनियोन हॉस्पिटल में पहुंच चुकी होती है और इस समय वो गार्डन में बैठी सिगार पी रही होती है। वहीं पर गेंजी भी एंट्री देता है। वो इसे सिगार बुझाने को बोलता है, वो इसकी बात मानने से इनकार कर देती है। तब गेंजी बोलता है ये नॉन स्मोकिंग एरिया है। इस पर वो कश लगाते हुए उठ खड़ी होती है और यहाँ पर सीन क्लिक हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं जैसे पिछले जन्म में वे एक दूसरे को जानते हों। फिर वो गेंजी को बोलती है तुम किस्मत पर कितना बिलीव करते हो। गेंजी बोलता है ये तुम क्या बोल रही हो। बोलती है इसका मतलब ये है कि कोई आपकी लाइफ में इस समय आए जब इसकी सख्त जरूरत हो, इसे किस्मत कहते हैं। ये कहकर वो वहाँ से चल देती है। गेंजी पीछे मुड़कर इसे देख रहा होता है जैसे वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। या बे तू कौन है जिसने मेरे दिल के तार फिर से छेड़ दिए हैं। फिर दिखाया जाता है कि मनियोन कहानी सुना रही होती है जबकि दूसरी तरफ वही पेशेंट जो अपनी बेटी को किल करना चाहता था वो रूम से भाग जाता है। हॉस्पिटल में शोर मच जाता है मगर मनियोन अपनी कहानी जारी रखती है। तभी वहाँ पर हॉस्पिटल का मैनेजर आकर फंक्शन को रोक देता है क्योंकि वो पेशेंट इस समय अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है। इस बात पर मनियोन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बहस करने लग जाती है और सारा हाल खाली हो जाता है। तभी मनियोन की नजर इस पागल पेशेंट पर पड़ती है जो बच्ची को उठाकर रूम में ले जाता है और फिर वो इसको सुसाइड की बातें करने लग जाता है। मनियोन वहाँ पर जाती है, वो इसकी सारी बातें सुन रही होती है जबकि वो बच्ची मुसलसल बाप की बातों से खौफजदा होकर रो रही होती है। तभी मनियोन बोलती है तुम बहुत बुज़दिल इंसान हो, खुद मरने से डरते हो इसलिए तुम अपनी बेटी का मर्डर करना चाहते हो। अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो जाओ किसी गाड़ी के नीचे जाकर मर जाओ। इस बात पर वो मनियोन को दबाता है। बच्ची खौफजदा होकर बाहर भाग जाती है जबकि मनियोन खुद को बचाने की भरपूर कोशिश करती है। तभी रिफ्लेक्शन बैक होता है और मनियोन को याद आता है कि इसके फादर ने भी इसी तरह इसे मारने की कोशिश की थी। वो बच्ची भागते हुए हाल में चली जाती है। आगे से गेंजी इसे गले लगा लेता है। वो बोलती है मेरे फादर इसे मारना चाहते हैं। मनियोन इस समय आखिरी सांस ले रही होती है कि गेंजी इसे आकर बचा लेता है और इस पेशेंट को पकड़कर इसके हाथ बांध देता है कि अब तुम किसी को हर्ट नहीं करोगे। तब मनियोन वही चाकू उठाए आगे बढ़ती है जिसने होटल से चुराया होता है। वो जैसी पेशेंट को मारने लगती है कि गेंजी बीच में आ जाता है और इस समय वो पेशेंट को बचाती हुई अपना हाथ जख्मी कर बैठता है।
फिर से वो दोनों आमने सामने होते हैं। वो फिर से एक दूसरे से अपनी नजरें नहीं हटा पाते। मनियोन बोलती है तुमने ऐसे क्यों बचाया? गेंजी बोलता है ये पेशेंट है इसलिए मैंने इसे बचाया है। मनियोन बोलती है नहीं ये एक किलर है। वो पेशेंट वहाँ से खौफजदा होकर भागने लगता है कि इसे सिक्योरिटी पकड़ लेती है। गेंजी के हाथ से बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है। तभी वो अपने पॉकेट से रुमाल निकालकर अपने हाथ पर बांधने लगता है पर वो इससे बांधा नहीं जाता। मनियोन इससे रुमाल लेकर इसके हाथ पर बांध देती है जबकि गेंजी इसे खामोशी से देख रहा होता है। फिर मनियोन भी इसे देखने लग जाती है। गेंजी तब बोलता है तुम कौन हो, पर वो बिना रिस्पॉन्स दिए वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं तो गेंजी अपने वाउंड पर टांके लगवा रहा होता है जबकि मनियोन अपने मैनेजर ली के साथ वापस जा रही होती है। वो इससे बोलता है अगर स्टाफ ने पुलिस को बता दिया कि तुमने चाकू के साथ इस पर हमला किया है तो तुम अरेस्ट हो जाओगी। मनियोन बोलती है ये कौन सी बड़ी बात है, तुम इसका मुंह पैसों से बंद कर देना जबकि तुम हमेशा से मेरे क्राइम दौलत के बलबूते पर छुपाते आए हो। दूसरी तरफ गेंजी मैनेजर के पास खड़ा होता है। मैनेजर गेंजी से बोलता है कि आज पेशेंट ने जो कुछ भी यहाँ पर किया इसकी जिम्मेदार तुम हो। वो सारे इल्जाम गेंजी को अपने सर लेने को बोलता है। तुम वैसे भी अपनी जॉब छोड़ने वाले हो क्योंकि तुम 1 साल से ज्यादा कहीं भी जॉब नहीं करते। तकरीबन तुम 15 हॉस्पिटल में जॉब कर चुके हो और तुम्हारा रिकॉर्ड 1 साल से ज्यादा नहीं है। तभी गेंजी सारे इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है। वो यहाँ से रिजाइन कर देता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जब मिस्टर ली हॉस्पिटल कॉल करके गेंजी का नंबर ले लेता है ताकि वो इससे मनी देकर बात खत्म कर सके। मनियोन नहा रही होती है जबकि इसके डोर पर बाहर बेल हो रही होती है। वो जल्दी से बाहर आती है और जाकर डोर ओपन करती है तो सामने नानजूरे इसके लिए साइन कराने आई होती है ताकि वो लोग इसके फादर की जल्दी से सर्जरी कर सकें। फिर मनियोन नानजूरी को अंदर ले आती है। उसे बोलती है तुम पहले तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, अब तो तुम काफी इंटेलिजेंट लगती हो और काफी स्मार्ट और सुंदर भी हो गई हो क्योंकि ये दोनों कुछ समय साथ स्कूल में भी पढ़ी होती हैं, इसलिए मनियोन इसे जानती है। फिर मनियोन इसे अपने फादर के बारे में बहुत ज्यादा सख्त सुनाती है और आखिर में इसे साइन कर देती है। नानजूरे वहाँ से साइन करा के चली जाती है। गेंजी अपने दोस्त जेसू के साथ बैग पर घर जा रहा होता है कि रास्ते में इनकी बैग खराब हो जाती है। फिर वो दोनों इसे धक्का लगाकर चला रहे होते हैं। तभी गेंजी जेसू को बताता है कि इसके साथ हॉस्पिटल में आज क्या हुआ था। जेसू बोलता है ये सब सुनकर तो मुझे वो लड़की पागल लग रही है और काफी खपती इंसान है। गेंजी उसके दफा में बोलता है नहीं नहीं वो पागल नहीं है, बस इसकी परवरिश सही से नहीं हुई। वो बोलता है ओके, पर मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, तुम्हारे भाई को भी आज ही स्कूल से निकाला गया और तुम्हारी नौकरी भी आज ही चली गई है। ये बहुत दुख की बात है। गेंजी बोलता है मुझे इस बात का इतना दुख नहीं, वैसे भी मैं ये नौकरी छोड़ने वाला था, पर सेंजी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। जेसू इससे प्रॉमिस कर लेता है कि मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा। फिर वो जेसू को बताता है कि अब वही सीजन फिर से आने वाला है, गर्म हवाओं की वजह से जल तितलियां भी यहाँ पर होंगी। जेसू जब सेंजी के बारे में पूछता है तो इसे याद आता है कि इसने सेंजी से ऑटोग्राफ का प्रॉमिस किया था, पर इस भाग दौड़ में मुझे याद नहीं रहा। फिर वो नेट पर मनियोन के साइन देखता है और एक पेज पर जेसू से साइन कराता है ताकि सेंजी को वो दे सके। घर जाकर जैसे ही वो सेंजी को साइन देते हैं वो देखती ही पहचान लेता है कि ये नकली साइन है। इस बात पर वो गेंजी से बहुत ज्यादा नाराज होता है और जाकर सो जाता है। जबकि दूसरी तरफ ली गेंजी को मैसेज करता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज मुझसे मिल लो। गेंजी जब इन मैसेजेस को देखता है तो वो प्रॉमिस करता है कि वो जरूर मिलेगा। फिर हमें दिखाया जाता है जब मनियोन गेंजी के ख्यालों में खोई होती है और इसी के बारे में सोच रही होती है, जबकि दूसरी तरफ भी हालात मुख्तलिफ नहीं होते। दोनों प्रेमी प्यार के रास्ते पर चल चुके होते हैं। गेंजी को जब नींद नहीं आती तो उठकर मनियोन की बुक पढ़ने लगता है जो कि इसे काफी ज्यादा अच्छी भी लगती है। मॉर्निंग होती है तो गेंजी की मालिक मकान डोर पर होती है। वो जैसे ही जेसू को देखती है तो पूछती है गेंजी कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। जेसू बोलता है मुझे खुद नहीं पता कि वो अर्ली मॉर्निंग कहाँ चला गया है। जबकि गेंजी ली के ऑफिस में जाता है। ली की सेक्रेटरी उसे ऑफिस ले जाती है। फिर वो ऑफिस पहुंचकर बुक्स को देखता है तो इसे पता चलता है कि ये सारी मनियोन ने लिखी हैं। इतने में मनियोन भी ऑफिस आ जाती है। जब इसकी नजर गेंजी पर पड़ती है तो काफी खुश होती है। फिर वो इसके पास आकर इसको बोलती है तुम कैजुअल ड्रेस में भी काफी गुड लुकिंग लग रहे हो, मुझे लगा तुम दूसरों से डिफरेंट हो, पर शायद मैं गलत थी, तुम भी दूसरों जैसे हो। अब तुम मुझे बताओगे कि तुमने मिस्टर ली से कितने पैसे लिए हैं। गेंजी बोलता है तुम क्या बोल रही है, कभी इंसानों वाली जुबान में भी बात कर लिया करो। पर मनियोन फिर से बोलती है तुमने अपना मुंह बंद करने के लिए मिस्टर ली से कितने पैसे लिए हैं। और इन दोनों की बहस चल रही होती है कि आज की एपिसोड का यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड तक, तब तक के लिए बाय बाय।